नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि डिमांडेड है, यानी कि कुछ ऐसे हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की डिमांड की थी। तो वो सारे टॉपिक आज हम एक सीक्वेंस में लेकर आए हैं और उन टॉपिक्स के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके टीजीटी, ध्यान ध्यान दीजिएगा, हम आज उन सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो टीजीटी में सिर्फ आए हैं। ठीक है, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करें। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, क्योंकि आप अपना टाइम अगर वेस्ट करेंगे यहाँ पे तो आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो ओनली फॉर दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर टीजीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो टाइम बहुत ही कम है इसलिए बहुत ही फास्टली इस वीडियो को हम लेकर के चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे देखिए, डिमांड की गई थी ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स एनालॉगस होमोलोगस ऑर्गन और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन को डिफाइन किया जाता है ऐसे ऑर्गन्स जो कि सब एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका विंग ऑफ द इंसेक्ट, यानी जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे, उनके पंख, और जो बर्ड्स होती हैं उनके पंख। ठीक है, फंक्शन दोनों का क्या है, सिमिलर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग। ठीक है, अब देखिए डिटेल में देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है विंग ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स के, तो इन दोनों के अंदर देखिए बर्ड्स का जो है उसमें बोन्स पाई जाती हैं और फ्लैशी होती है स्किन और फैदर्स पाए जाते हैं, लेकिन जो विंग्स होती है इंसेक्ट की, इसमें एक प्रकार की एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन होती है किसकी, इंटेगुमेंट की। ठीक है, अब देखिए दोनों की ही केसेस में जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं और इसीलिए क्या है आपके एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, और ये ऑर्गन्स जो होते हैं अडॉप्ट किए जाते हैं सेम इकोलॉजिकल नीच के यहाँ से। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि होमोलोगस और एनालॉगस दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अभी आपने एनालॉगस पढ़ा तो अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इमेज है, एक इमेज आप सभी को ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार सबका स्ट्रक्चर, ये देखिए ये सभी हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, जो आप इमेज में देख रहे हैं। अब देखिए सभी का स्ट्रक्चर अलग है, ये है इंसेक्ट का, ठीक है, ये है बर्ड का, और ये है आपके सॉरी ये है बैट का। ठीक है, बैट, और ये है बर्ड का। सबका स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है। यहाँ पे आपको बिल्कुल थिन स्केली, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट सा आपको दिखाई देगा, कलरफुल। ठीक है, फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन विंग्स जो होती हैं बैट की, वो आपको थोड़ी थोड़ी हाथ की तरह इनकी हड्डियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, उसके अंदर आपको फैदर्स नज़र आएंगे, स्किन की तरह इनके पंख होते हैं, जबकि जो बर्ड्स के फैदर होते हैं उनमें आपको नज़र आएगा फ्लैशी स्किन विद फैदर्स, और आपको जो ये बोन्स आपको नज़र आएंगी ना, तो इनके बोन्स के अंदर ज़्यादा एक्सटेंशन नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके एनालॉगस ऑर्गन। अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करी जाए तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, देखिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में देख लीजिए, आपकी स्किन पे 4 नज़र आ रहे हैं, ये लिम्स है। ठीक है, लिम्स किसके हैं, एक वेल का है, बैट का है, कैट का है और ह्यूमन का है। ठीक है, सभी के अंदर ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है और फैलेंजेस है। ठीक है, सभी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं सिमिलर, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग होता है। ह्यूमंस के जो हैंड है ये कई सारे कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। कैट सिर्फ क्लाइंबिंग और चलने के लिए जो है, वॉकिंग के लिए और क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करती है। वेल जो होती है फ्लैपिंग के लिए, यानी कि तैरने के लिए जो है, स्विम करने के लिए यूज़ करती है। जबकि बैट जो है, बैट का फंक्शन होता है फ्लाइंग। ठीक, तो सभी का यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंट, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर। तो ये आपके क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरी उम्मीद है आपके टीजीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की। ठीक है, हालांकि उम्मीद तो सभी से है, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर एनालॉगस ऑर्गन है या फिर आपका होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, तो फिलहाल हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन देखिए, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो सारे ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं या फिर सेल होते हैं जो कि जिनका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता, इवन देन दे आर प्रेजेंट, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन जो कि अभी भी पाए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, जस्ट एज इट इज़ प्रेजेंट है वो सब। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, तो साइनसेस होते हैं, जो ह्यूमन की चीक बोन्स होती हैं वो मैक्सिलरी साइनस को पकड़ के रखती है। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस वहाँ पे होता है। तो जो फेस होता है वो पॉकेट्स ऑफ एयर
जिन्हें साइनसेस कहा जाता है, इसके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थिन लेयर जो है वो म्यूकोसा की पाई जाती है। ठीक है, ये जो होती है साइनसेस आपके क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। दूसरा है देखिए अपेंडिक्स। तो ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। ठीक है, हालांकि इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ये फिंगर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, वर्मी फॉर्म यानी कि एक कीड़े के आकार की आपको नजर आएगी। ठीक है, और कई बार पहले कहा जाता था कि सेलुलोज की डाइजेशन के लिए बना हुआ था, लेकिन अब ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। इसलिए इस अपेंडिक्स का जो फंक्शन है अपेंडिक्स का, ये यहाँ पे डिमिनिश माना गया, यानी कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए कॉकिक्स। तो कॉकस क्या है, ये लास्ट पार्ट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, यानी कि 3 जो हड्डियां होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, ये जो 3 लास्ट हड्डियां होती हैं इन्हें टेल बोन कहा जाता है। ठीक है, तो कॉकस का ही पार्ट होती है लास्ट वाले, लेकिन हम मैमल्स के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली कोई टेल नहीं पाई जाती, इसीलिए सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन में, यानी प्रेजेंट तो है लेकिन कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। विजडम टीथ, आपने देखा होगा आपके जॉ के सॉकेट में सबसे लास्ट में आपको एक टीथ नज़र आएगा। ठीक है, उसे विजडम टीथ कहा जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले माना जाता था कि ये रफ च्यूइंग के लिए यूज़ होता था, लेकिन फिलहाल मॉडर्न टाइम्स में इसके फंक्शन को यहाँ पे नकार दिया गया। इसीलिए विजडम टीथ जो होता है ये कई लोग कई मतलब पूर्वज मानते थे कि विजडम टीथ का मतलब कि जिसके अंदर विजडम टीथ आ गए उसकी बुद्धिमानी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, इसलिए इसका नाम विजडम टीथ रखा गया था। हाल फिलहाल में इसका कोई फंक्शन नहीं देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर। तो हेलिक्स जो होता है यानी आउटर रिम ऑफ ईयर, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है और ये ईयर्स के मूवमेंट के लिए इनकैपेबल होता है, यानी कि हमारा जो ईयर है हम मूव नहीं करा सकते। ठीक है, हिलाने की बात अलग है क्योंकि मसल्स जो होती है ना हमारी ईयर को भी कंट्रोल करती हैं, तो आप ऐसे आइज़ ऊपर करोगे तो आपकी ईयर्स ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आप चाहोगे कि जैसे हाथी की तरह जो ऐसे हैं कान उनको आप फ्लैप कर सके, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होता है हेलिक्स का, यानी कि आउटर रिम ऑफ ईयर, ये यहाँ पे अंडर डेवलप्ड माना गया और इसीलिए क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन जो होता है ये थर्ड आईलिड जो होती है, ये कुछ एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये आंखों को मॉइस्ट रखने का काम करती है। तो पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल क्योंकि इन चीज़ों पर उतना फोकस नहीं किया गया, तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई फंक्शन इसका नहीं देखा गया। ठीक है, टॉन्सिल्स जो होते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाते हैं क्योंकि एक ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते थे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और जो कि हम इनहेल या फिर इंजेस्ट कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये पहले के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल में आपको याद रखना है अपेंडिक्स, कॉकिक्स, विजडम टीथ, एक्सटर्नल ईयर, इसके साथ में आपका जो है साइनसेस। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, वेस्टिजियल मतलब कि जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आपका था। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका, ये लार्वल फॉर्म है। ठीक है, लार्वल फॉर्म, यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा सेक्शन है लार्वल फॉर्म का है और आपको या तो एग्जाम में आपके ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा किसका लार्वल फॉर्म बताइए, या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि लार्वल फॉर्म बताइए, लार्वल फॉर्म आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए या फिर फाइलम का नाम बताइए। तो ये जो है आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको इसे स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा फाइलम के बारे में। तो पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो साइकॉन होता है ना, इसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, टीजीटी के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, पीजीटी के लिए नहीं, पीजीटी में तो आता ही आता है, लेकिन टीजीटी के लिए आपका 100% यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 3-4 नंबर के भी मिल जाए। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत काफ़ी मेहनत लगी है सारे लार्वास को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, तो इस मेहनत को आप सभी को अप्रिशिएट करना है और इस चीज़ को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बाद में याद कर लें, आप ये कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं तो आप अगर जैसे हम वीडियो को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इसे अगर आप अपने ध्यान से इसे सुनते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें परमानेंटली याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले पोरीफेरा फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं।
तो पोरीफेरा फाइलम के साइकोन का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। ल्यूकोसोलेनिया जो होता है इसके लार्वल फॉर्म को पैरेनकाइमुला या फिर स्टेरोगैस्ट्रुला कहा जाता है। ठीक है, हायर स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके लार्वा को रैगन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है एम्फीब्लास्टुला जो कि साइकोन का है, दूसरा है हायर स्पॉन्जेस का रैगन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों को आपको याद करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए निडारियंस। तो निडारियंस के अंदर है ओरेलिया यानी कि जेलीफिश। तो जेलीफिश के अंदर कई सारे लार्वल फॉर्म जो है वो आपको नजर आएगा। सबसे पहला है इफायरा, दूसरा है प्लानुला और तीसरा है हाइड्राट्यूबुला। ठीक है, तो हाइड्राट्यूबा जो है और आपका बेसिकली आपके इफायरा और प्लानुला यही पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। किसका है? जेलीफिश का यानी कि ऑरेलिया का। ठीक है, सेकंड देखिए निडारियन फाइलम का जो अदर ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपका ओबिलिया आता है, सी एनेमोन। ठीक है, इनके लार्वल फॉर्म को प्लानुला कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एंथोजोआ जिसे जेमारिया कहा जाता है, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है उसे कहा जाता है सैम्पर्स लार्वा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है प्लानुला लार्वा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है टीनोफोरा और टीनोफोरा फाइलम का एक ही लार्वल फॉर्म आपको दिखाई देगा, साइडिपिक लार्वा। ठीक है, तो हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं जा चुका है इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू शुड लर्न। यहाँ पे आपको एक ग्लांस लेना चाहिए इन सभी चीज़ों का कि बाई चांस अगर हर साल नहीं पूछा जाता तो क्योंकि इस साल इंटरव्यू हट गया तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग रखा जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको साइड में लेकर के चलना है। दूसरा देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है टीनिया यानी कि टेप वॉर्म। ठीक है, टेप वॉर्म का जो लार्वल फॉर्म होता है वो है ब्लैडर वॉर्म या फिर सिस्टिसर्कस लार्वा। दूसरा है हेक्साकेंथ लार्वा, तीसरा है ऑनकोस्फेयर लार्वा। ठीक है, तीन लार्वल फॉर्म है किसके? टीनिया सोलियम के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके 95% चांसेस बनते हैं यहाँ से आपके एक न एक पूछे जाने के लार्वल फॉर्म के। पहला क्या है? टीनिया का सिस्टिसर्कस लार्वा जिसे ब्लैडर वॉर्म भी कहा जाता है, हेक्साकेंथ और ऑनकोस्फेयर लार्वा। ठीक है, दूसरा देखिए फेसियोला हेपाटिका जिसे लिवर फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो लिवर फ्लू का जो लार्वल फॉर्म होता है वो होता है सर्केरिया लार्वा, मेरासीडियम लार्वा और मेटासर्केरिया और रेडिया और स्पोरोसिस्ट लार्वा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 90% आपके चांसेस बनते हैं आने के। ठीक है, फिर देखिए प्लानोसेरा लार्वा जिसे कि क्लास ट्यूबरेलिया में आता है, तो इसका जो लार्वल फॉर्म होता है वो होता है म्यूलर्स लार्वा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला देखिए, अगला है आपका फाइलम निमैटोथेल्मिसीज। तो निमैटोथेल्मिसीज जो होता है इनके अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो होता है एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म कहा जाता है, तो इसके लार्वल फॉर्म को कहा जाता है फिलारिफॉर्म लार्वा। ठीक है, दूसरा है बुचेरिया जिसे फालेरियल वॉर्म कहा जाता है, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है उसे आप कहेंगे माइक्रोफाइलरे। ठीक है, तीसरा है एस्केरिस को आप क्या कहेंगे? राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म का जो लार्वल फॉर्म है वो है जुवेनाइल और रैबिडिटी फॉर्म। ठीक, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके 90% चांसेस बनते हैं आपके एग्जामिनेशंस में आने के। ठीक है, 10% नहीं भी चांसेस बनते हैं, तो जितने हम आपको बता रहे हैं ना वो सारे लार्वल फॉर्म आपको लर्न करना है। ठीक है, दूसरा देखिए फाइलम एनिलिडा का। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर आता है नरीज जो कि है सैंड वॉर्म। ठीक है, तो नरीज का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे कहा जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक, अगला है देखिए पॉलीगॉडियस। तो पॉलीगॉडियस का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे कहा जाता है लोवेंस लार्वा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपोडा फाइलम। तो ऑर्थोपोडा के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो है सिक्वेला। ठीक है, सिक्वेला जो है उसका लार्वल फॉर्म है एलिमा। ठीक, दूसरा देखिए बटरफ्लाई या फिर सिल्क मॉथ। तो इसका लार्वल फॉर्म है कैटरपिलर जिसे प्यूपा के नाम से भी जाना जाता है और उसे क्राइसैलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। इसमें देखिए नरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला, दूसरा है आपका बटरफ्लाई का। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लेपस जिसे शिप बार्नेकल कहा जाता है, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है लेपस का वो है नॉप्लियस और साइप्रेस। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म है आप सभी के लिए। दूसरा है देखिए हर्मिट क्रैब। तो ऑर्थोपोडा फाइलम का हर्मिट क्रैब जो है इसका लार्वल फॉर्म होता है ग्लोकोथे लार्वा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हालांकि ये जो देखिए नॉप्लिस लार्वा यहाँ का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, पीजीटी में आ चुका है और हर्मिट क्रैब का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पे एक बार इन चीज़ों को देख के चलना है। ठीक है, दूसरा देखिए बीटल्स और हनी बी। तो बीटल्स और हनी बी का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे ग्रब कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए हाउस फ्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 95% आपके चांसेस बनते हैं एग्जामिनेशंस में आने के। तो हाउस फ्लाई का जो लार्वल फॉर्म होता है इसे कहा जाता है मैगॉट। दूसरा देखिए क्रैब, तो क्रैब का लार्वल फॉर्म जो होता है वो होता है मैगलोपा और जोया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैब का, और ऑलरेडी आपके टीजीटी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि मैगलोपा या फिर जो जोया लार्वा है ये किस ऑर्गेनिज्म का है और किस फाइलम का है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। लास्ट है देखिए सिंपलेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा, तो इसका जो लार्वल फॉर्म होता है वो होता है नॉप्लियस। ठीक, तो इन सभी में से जो जो इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म थे अभी हमने डिस्कस किए। चलिए अगले चलते हैं। अगला है देखिए रॉक लॉबस्टर, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है फाइलोसोमा। तो नेक्स्ट है देखिए लॉबस्टर, तो लॉबस्टर का जो लार्वल फॉर्म है वो है शाइजोपॉड और इसे माइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है देखिए मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का जो लार्वल फॉर्म है इसे रिगलर्स कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है प्रॉन, तो प्रॉन के कई सारे लार्वल फॉर्म होते हैं और सारे फॉर्म को आपको याद करना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये 90% चांसेस बनते हैं, 95% इन सब के आने का, क्योंकि हर साल आप देखेंगे टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, जीआईसी में किसी न किसी में प्रॉन के लार्वल फॉर्म के बारे में पूछा ही गया है। ठीक है, तो प्रॉन के कितने लार्वल फॉर्म है? 5। कौन से हैं? नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोया, जोया और मेटाजोया और इसके साथ में माइसिस, यानी कुल आपको यहाँ पे 6 प्रकार के जो लार्वल फॉर्म है वो नजर आएंगे। नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोया, जोया, मेटाजोया और माइसिस। ठीक है, तो प्रॉन के ये है लार्वल फॉर्म। नेक्स्ट है देखिए सैक्युलिना, तो सैक्युलिना के जो लार्वल फॉर्म है उनमें आता है नॉप्लियस, साइप्रिस, केंट्रोजन, स्टेक, सैक्युलिना इंटरना, सैक्युलिना और एक्सटर्ना, सैक्युलिना एक्सटर्ना। ठीक है, ये तो ये सैक्युलिना के लार्वल फॉर्म है। ये क्वेश्चन केवल एक बार आया आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला देखिए लिमुलस, तो लिमुलस का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे ट्राइलोबाइट कहा जाता है, तो एग्जामिनेशन पर्पस से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए टिक्स एंड माइट्स, तो ये सभी किस में अभी हम ऑर्थोपॉड को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मोलस्का को नहीं। तो टिक्स और माइट्स का जो लार्वल फॉर्म होता है ये होता है आपका हेक्सापॉड लार्वा। लास्ट है देखिए मे फ्लाई, तो मे फ्लाई का जो लार्वल फॉर्म है उसे नियाडेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म है। इनमें से देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला मॉस्किटो का, दूसरा प्रॉन का, सैक्युलिना में आपको सिर्फ साइप्रस याद रखना है और नॉप्लियस याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पूछा अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें आपको याद रखना है। अगला देखिए फाइलम मोलस्का पे आते हैं, तो फाइलम मोलस्का के अंदर जो लार्वल फॉर्म है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है आपका वाटर मसल, जिसे यूनियो भी कहा जाता है। तो वाटर मसल का यानी कि यूनियो का जो लार्वल फॉर्म है उसे आप कहेंगे ग्लोकीडियम लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टली आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ग्लोकीडियम लार्वा जो है वो किस ऑर्गेनिज्म का लार्वल फॉर्म है। ठीक, दूसरा देखिए एम्फीन्यूरा, तो एम्फीन्यूरा जिसे काइटोन कहा जाता है, तो इसमें जो लार्वल फॉर्म होता है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, या ट्रोकोस्फीयर भी आप कह सकते हैं। दूसरा है टेलोट्रोका और टेलोट्रोका जिसे कहा जाता है, ये भी लार्वल फॉर्म है आपके एम्फीन्यूरा का। ठीक है, दूसरा देखिए स्कैफोपोडा और आपका गैस्ट्रोपोडा, इन सभी का जो लार्वल फॉर्म है ना वो ये सारा है। ठीक, ट्रोकोफोर और टेलोट्रोका। लास्ट देखिए कुछ गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर जो लार्वा है वो वैलिगर लार्वा है। ठीक है, तो गैस्ट्रोपॉड को आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे मोलस्का के अंदर जो यूनियो का जो लार्वल फॉर्म है यानी कि ग्लोकीडियम, दूसरा गैस्ट्रोपॉड का जो लार्वल फॉर्म है यानी कि वैलिगर लार्वा, और इसके अलावा एम्फीन्यूरा का जो लार्वल फॉर्म है ट्रोकोफोर। इन तीनों को आपको याद रखना है, बाकी सब आप स्किप भी कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे आपको याद करने हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में 1-2 बार ही पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका देखिए होलोथुरिया, जो कि आपका सी क्यूकम्बर है और इसका जो लार्वल फॉर्म है ये है ऑरिकुलेरिया। ठीक, दूसरा है एस्टेरियासिस जिसे आप स्टार फिश के नाम से जानते हैं, तो इसका लार्वल फॉर्म है बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, या तो आपके जीआईसी में, एलटी ग्रेड में या फिर टीजीटी में। ठीक, लास्ट है आपका देखिए ब्रिटल स्टार, तो ब्रिटल स्टार का जो लार्वल फॉर्म है वो है ऑफियोप्ल्यूटियस। ठीक, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से। अगला है देखिए एकाइनोडर्मेटा के बारे में हम बात करें, मोलस्का के बारे में अभी डिस्कशन कर चुके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम एकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करें, एकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है एकाइनस और इसका लार्वल फॉर्म है एकाइनोप्ल्यूटियस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। अगला है देखिए एंटीडॉन, तो एंटीडॉन का जो लार्वल फॉर्म है वो है डोलियोलेरिया। ठीक, और इसका लार्वल फॉर्म है दूसरा पेंटेक्राइनस। ठीक, तो इन सभी में से जो एकाइनोडर्मेट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, इनमें
एस्टेरियस इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल स्टार बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एकाइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप एस्टेरियस पे कीजिएगा, ठीक है। तो इसका लार्वल फॉर्म क्या है, बाइपिनेरिया और ब्रांकियोलैरिया, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। अब देखिए हेमिकोर्डेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 95% आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है, आने के। तो हेमिकोर्डेटा फाइलम का जो है बेलेनोग्लॉसस, इसका लार्वल फॉर्म है टॉरेरिया लार्वा, ठीक है। किसका लार्वल फॉर्म है, बेलेनोग्लॉसस का। अगला है देखिए कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो है पैट्रामाइजोन, जिसे लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है एमोकीट, ठीक। दूसरा देखिए हर्डमेनिया, जिसे एसिडिया भी कहा जाता है या एसिडिया है। तो एसिडिया का जो लार्वल फॉर्म है उसे एसिडियन लार्वा या एसिडियन टैडपोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए एम्बाइलोस्टोमा। तो एम्बाइलोस्टोमा, जिसे टाइगर सैलामेंडर कहा जाता है, इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है एक्सोलॉटल लार्वा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है देखिए फ्रॉग और एम्फियूमा, ठीक है। एम्फियूमा का और फ्रॉग का जो लार्वल फॉर्म है उसे टैडपोल कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सा है, आप लोग डे टू डे लाइफ में भी इस टर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट है देखिए कुछ माइनर फाइलम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है यूरोइडिया, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है ट्रोकोफोर। दूसरा है देखिए माइनर फाइलम स्पनकोलॉइडिया, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है ट्रोकोफोर। नेक्स्ट है देखिए ब्रायोजोया, तो इसका भी ट्रोकोफोर लार्वा है। पॉलीजोया, तो इसका भी ट्रोकोफोर लार्वा है। एक्टोप्रोक्टा, तो इसका भी साइफोन्यूटस, ठीक है। अगला है देखिए फोरोनीडा, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है एक्टिनोट्रोका। लास्ट है देखिए निमैटिना, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है पिलिडियम लार्वा। लास्ट है मेसोजोआ, तो इसका जो लार्वल फॉर्म है वो है इन्फ्यूजोरिफॉर्म लार्वा। तो यहाँ से फिलहाल कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो हमने अभी डिस्कस किए थे उन सभी को आपको या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, या तो इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके फास्ट फॉरवर्ड करके फिर रिपीट करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ। जो हमारे डाइजेशन का जो हमने प्रीवियस पार्ट डिस्कस किया था, तो अब ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेकर आए ना, वो तो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड सभी को था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम आंसर आप सभी के सामने लेकर आए हैं, आपके टीजीटी के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस बाय, यानी कि यूरिया में, यानी कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो चारों देखिएगा, चारों आंसर्स में सबसे पहला आपका आंसर है नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रैब साइकिल, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लाइकोलिसिस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑर्निथिन साइकिल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑर्निथिन साइकिल। यानी कि हमारे लीवर में जो यूरिया का सिंथेसिस होता है वो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये जो ऑर्निथिन साइकिल है ना, ये किडनी से होता, ये जो ब्लड जो प्योरीफाई होता है किडनी से होता हुआ जो ब्लड फ्लो है, ये यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और एक ग्लूकोज जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये 2 एटम्स बनाती है पायरुविक एसिड के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑर्निथिन साइकिल। अगला देखिए फैट्स इन और बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, यानी कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका देयर इज़ अ लिटिल ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जब ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी व्हेन ब्लड शुगर लेवल बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि जो रक्त शर्करा का जो स्तर है वो स्थायी हो जाता है तब। तीसरा है देखिए ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, यानी कि यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का जो भंडारण है वो पूर्ण हो जाता है तब। और लास्ट देखिए इनटेक ऑफ प्रोटीन इज हाई, यानी कि जब प्रोटीन का इनटेक जो होता है, इनटेक, ठीक है, प्रोटीन का जो अंतःग्रहण होता है जब अधिक हो जाता है तब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हमारी बॉडी में वसा का निर्माण तब होता है जब ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है लीवर में और मसल्स में, जब उसकी स्टोरेज कंप्लीट हो जाती है तब, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बाइफॉस्फेट्स, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका कैल्सीटोनिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लूप ड्यूटायरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्सीटोनिन। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि कैल्सीटोनिन जो है वो थायराइड के मतलब थायराइड जो है उसको उसके आगे आपको छोटा सा सेक्शन दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन जो है वो थायराइड के पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित होता है, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड से। और ये 32 अमीनो एसिड जो होती है ना, 32 अमीनो एसिड्स, इनका पॉलीपेप्टाइड है, जो कि पीटीएच हार्मोन के जस्ट विपरीत कार्य करता है, यानी कि उल्टा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कैल्शियम के स्तर को घटाता है, लेकिन इस हार्मोन का इस्तेमाल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए हार्मोन आपकी बॉडी में लगातार रिलीज़ हो रहा है, तो कैल्शियम का लेवल जो है वो लगातार कम होता जाएगा। इन दैट सिचुएशन जो बोन्स की डेंसिटी है ना, वो हमेशा कम होती चली जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन आ जाती है इसके लगातार, मतलब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के साथ में इस हार्मोन का फंक्शनिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स, यानी कि पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकार रहित तो होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बाइल, ऑप्शन नंबर 2 है आपका गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सलाइवा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैंक्रियाटिक जूस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइल, यानी कि पित्त। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा, पित्त में जो पाचन संबंधित विकार नहीं पाया जाता है, इसके अलावा ये डार्क येलोइश ग्रीन कलर का होता है, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक नेचर का होता है, और इसका पीएच मान कई बार पूछा जाता है। तो ये होता है 7.6 टू 7.7 के करीब में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि जो भोजन की अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का काम करता है, यानी कि जो बाइल जूस है, आपको पता है कि जब स्टमक से, जब अग्नाशय से जब खाना ट्रैवल होकर के आता है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है ये 1 to 1.5 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यानी कि एक बार जब पित्त रस जो है वो स्रावित हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब क्या होता है कि ये जो मीडियम होता है फूड का, वो एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें कोई पाचन एंजाइम भी नहीं होता, फिर भी पाचन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पित्त। अगला क्वेश्चन, zymogen सेल्स आर zymogen सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस, यानी कि जो जठरीय ग्रंथियों को ऑक्सीजन कोशिका उत्पन्न करती है, जठरीय ग्रंथियों की ऑक्सीजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैप्सिनोजन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैप्सिनोजन। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो होती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, वो जठर रस का श्रवण करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जठर ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सब किसका सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का। ठीक है, और इसके साथ ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इनमें 4 टाइप्स की जो है वो सेल्स पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की, 4। अब देखिए कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले सेल की बात करी जाए तो म्यूकस नेक सेल्स होती है, दूसरी होती है आपकी पैरिएटल या ऑक्सेंटिक सेल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये क्या करती है, तो म्यूकस नेक सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करने का काम करती है। पैरिएटल और ऑक्सेंटिक सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करने का काम करते हैं, और इसके साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर का भी श्रवण करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो थर्ड टाइप की सेल है, दैट इज कॉल्ड चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल। ठीक है, जाइमोजेन सेल्स, तो ये सेल जो होती है पैप्सिन के प्रो एंजाइम का श्रवण करती हैं, और जिसे पैप्सिनोजन कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 4th नंबर सेल, उसका नाम है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करता है या सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस
associated with the digestion does not have enzymes, यानी कि पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकार रहित होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलिक एसिड ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल बिकेम्स, यानी कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो साइट्रिक एसिड चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो है आपका ये किस पे बेस्ड है, तो ये पायरुविक एसिड के ब्रेकिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है आपका एसिटो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिस एकोटिनिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है आपका एसिटिल कोएंजाइम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, यानी कि पायरुविक एसिड जो होता है जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करता है साइट्रिक एसिड साइकिल में, तो इससे पहले ये किस में बदल जाता है आपको बताना था। तो यहाँ पे ये बदल जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपको पूरी उम्मीद है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस में देखने को मिले। ठीक है, जीआईसी में भी देखने को कई बार मिला है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो हमारी टीजीटी पे बेस्ड है तो हम टीजीटी पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो है लगातार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है कि पायरुविक एसिड जो है वो साइट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के मिलने से पहले एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने क्वेश्चन में देखा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि क्रैब साइकिल में प्रवेश करने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो CO2 के एक अणु यानी कि एक एटम के साथ मिलकर 2 हाइड्रोजन जो परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। ठीक है, और बचा हुआ जो एटम है वो कोएंजाइम एक ए से मिलकर जो है वो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? एसिटिल कोएंजाइम का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि एसिटिल कोएंजाइम जो है वो एसिटिल कोएंजाइम जो है वो कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलिक एसिड के साथ जो पानी है उसके साथ एक्टिविटी करके साइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साइट्रिक एसिड का जो क्रैब साइकिल है ना, उसमें धीरे धीरे कई रिएक्शन जो होती हैं उसके मीडियम से एक विघटन होता है, यानी कि डिग्रेडेशन होता है एक सीक्वेंशियल वे में। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल जो हैं वो बनते हैं, यानी कि इन रिएक्शंस के मतलब रिजल्टेंट होने से पहले कई सारे छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, जिनमें ऑक्सैलोसाइटिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड जो है और फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड जो है, इन परिवर्तनों के दौरान CO2 के जो अणु हैं और जो हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे साइकिल के बीच में इतने सारे जो एसिड्स हैं या इतने सारे कंपाउंड हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, इतने सारे कंपोनेंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लास्ट में मैलिक एसिड का जो है परिवर्तन होता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ में। लास्ट में किसका? मैलिक एसिड का। किस में होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है, अच्छा, ये दोबारा से दूसरे पायरुविक एसिड अणु के साथ में संयुक्त होकर फिर से साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करके फिर से साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ व्हाट, यानी कि सिरोसिस जो सूत्रण रोग है वो किसके अधिक लेने के कारण होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कोकीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है आपका ओपीएम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल सभी को पता होगा। ठीक है, अल्कोहल देखिए इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए एज अ लीकर भी यूज़ होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब सिरोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सिरोसिस रिलेटेड है आपकी ऐसी डिजीज़ जिसमें, ऐसी बीमारी जिसमें कि लीवर जो है वो लीवर का बहुत ज़्यादा हिस्सा ख़राब हो चुका होता है। वैसे आपको पता है कि लीवर के पास इतनी टेंडेंसी होती है, इतनी क्षमता होती है
कि वो अपने 2/3 हिस्सा खराब होने के बाद भी उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है कि उसे दोबारा वो सही कर सके, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है किसी को अल्कोहल की, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जब सिरोसिस स्टार्ट होती है तो उसके इनिशियल सिम्टम्स यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, ठीक है। बस आपको वीकनेस टाइप का लगता है और थका हुआ महसूस होता है, कमज़ोरी, चिड़चिड़ाहट टाइप की, पैरों में सूजन, और ऐसा लगता है ना जैसे कि जहर चढ़ रहा हो नसों में, ठीक है, इस टाइप का। तो ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। लेकिन जनरली जो अल्कोहल जो लोग पीते हैं ना, उन्हें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो होने से शरीर में भारी जो शुगर का जो उच्च रक्तचाप होता है ना, ये हो सकता है। तो अगर शरीर भारी है, ठीक है, और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स, यानी कि ग्लूकोज का जो पाचन है वो किस जगह से प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्टमक। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्कल कैविटी। ग्लूकोज के डाइजेशन की बात करी जा रही है, तो ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो पाचन जो होता है ग्लूकोज का, वो एक स्पेशल टाइप के एंजाइम के कारण होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, सैलिवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है, जिसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइलिन जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे पहला फूड सब्सटेंस होता है जो कि हमारे मुंह में, यानी कि बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस के श्रवण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंटेरोगेस्ट्रोन। ऑप्शन नंबर 2 है आपका सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी है आपका गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर डी है आपका एंटेरोकाइनिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्रेटिन, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा कि सिक्रेटिन जो होता है वो अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है अमाशय की जो इंटरनल लेयर होती है वहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। इसके अलावा एंटेरोगेस्ट्रोन की जो हम बात कर रहे हैं, तो एंटेरोगेस्ट्रोन जो होता है ये पेट में पहुंचकर जो इम्पोर्टेंट ग्रंथियां होती हैं ना, उनके श्रवण को, यानी कि जो पेट में जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो एंटेरोगेस्ट्रोन का होता है, ठीक है। एंटेरो मतलब अंदर, गेस्ट्रोन मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एंटेरोकाइनिन। तो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है, जो दीवार होती है, वहाँ से आंतरिक रस जो स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है ना, वो एंटेरोकाइनिन होता है। इसका मतलब कि इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर से जो सिक्रेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की, तो उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है, एंटेरोकाइनिन, ठीक है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनके बारे में आपको पता चल गया, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रैनिन इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि रैनिन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है स्टमक ऑफ एडल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका पैंक्रियाटिक जूस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सलाइवा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। अच्छा, रैनिन जो हार्मोन है, जब आपने यहाँ पे इतना जान लिया है तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि रैनिन जो होता है ये मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रैनिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा स्रावित होती है, ठीक है, और इसे ही इन्फेंट्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो रैनिन जो होता है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो गाय और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रैनिन का श्रावण नहीं होता, ठीक है। तो रैनिन जो होता है पेट की जठर ग्रंथियों में, यानी कि जो स्टमक है उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से श्रावित होता है, रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा दूध जो होता है, तो दूध के घुलनशील प्रोटीन जिसे कैसिन कहा जाता है, इसको
और इनसॉल्युबल प्रोटीन कैल्शियम पैराकैटिनेज में बदल देता है। इससे क्या होता है कि दूध के अंदर जो किसिन प्रोटीन है इसके सॉल्यूशन जो है या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जस्ट एज HCl टू पेप्सोनोजन इज सो इज, यानी कि HCl को एक्टिवेट करने वाला जो है, ठीक है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने वाला कौन है? HCl। उसके बाद जो है कौन सा हार्मोन जो है वो फंक्शनेबल होता है, ये क्या जो है उसके बाद परफॉर्म होती है वो एक्टिविटी आपको यहाँ बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाइल जूस टू फैट और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लूकेगोन टू ग्लूकोज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा कि HCl जो है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो है वो पेप्सिनोजन के एक्टिवेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानी जाती है। इसके अलावा जो एंटेरोकाइनेज होता है, ठीक है, तो पेट में पाए जाने वाले जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो एंटेरोकाइनेज होता है ना, ये जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो सुक्रोज का होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 2 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है द केमिकल नेचर ऑफ बाइल सॉल्ट इज, यानी बाइल सॉल्ट का जो रासायनिक स्वभाव होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीसेकेराइड और ऑप्शन नंबर डी है आपका लिपोप्रोटीन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेरॉइड। ठीक है, अच्छा, पित्त लवण इसी जिसे बाइल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी केमिकल नेचर जो होती है वो स्टेरॉइड होती है। ये तो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब देखिए पित्ताशय जो होता है यानी कि गॉल ब्लैडर में एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गॉल ब्लैडर को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जो बाइल जूस आप कहते हैं ना, तो बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जान लीजिएगा। तो लगभग 92% जो है भाग वो 92% भाग जो है आपका वाटर पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर 6% जो है वो बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, 0.3% पित्त रंग यानी कि बाइल पिगमेंट जिससे बिलीरुबिन या बिलीवर्डन होते हैं ये पाए जाते हैं, और बाइल एसिड जो है वो 0.3% के करीब में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइसिथिन और 0.3 टू 1.2% अवसीय अम्ल जो है वो पाया जाता है, और 0.9% जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके बाइल जूस के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन वाटर, यानी जो टोकोफेरॉल है ये जनरली कहाँ स्टोर होती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शन है उन्हें देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिवर, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्किन और ऑप्शन नंबर डी है आपका लिम्फोसाइट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोकोफेरॉल जो होता है, यानी कि टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का एक केमिकल नेम होता है और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंटी स्टेरलिटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ई जो है वो प्राइमरी रूप से क्या करती है एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होती है, लेकिन सीबम जो होता है ना इसके द्वारा स्किन से बाहर भी पहुंचने का काम करती है। ठीक है, यानी जब मान लीजिए कि हमारी स्किन क्या होती है थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे विटामिन ई जो है वो स्रावित होते हैं हमारी बॉडी से रेगुलरली। ठीक है, तो यही होता है सीबम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन कोलन कॉन्स्ट्रिक्शन इफ ऑफ इट
वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड, यानी कि कोलोन के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, सिकुड़न होती है, उसमें जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं सीरीज में, वो किसका निर्माण करते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके 4 ऑप्शन है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका हाउस्ट्रा, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स ऑफ एंटरब्रिकुन, और ऑप्शन नंबर सी है आपका जाइमोजन सेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कॉलन कॉन्स्ट्रिक्शन है वो किसका निर्माण करती है, हाउस्ट्रा का। ठीक है, अब ये क्या है, तो छोटे छोटे पॉकेट जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि कॉलन में पाई जाती हैं। ठीक है, इसे ही हाउस्ट्रा कहा जाता है। सेकेंड थिंग इज ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन जो है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, जो कि अक्रिय रस का श्रवण करती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे HCl के कांटेक्ट में या फूड जो है एसिडिक के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज कि टैने जो होता है एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है लैक्टिल्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट, यानी कि जो लैक्टिल्स है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड के श्रवण से। ऑप्शन नंबर बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी कि लंबी चेन की जो फैटी एसिड है उनके सोखने में। ऑप्शन नंबर सी है एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, यानी कि छोटी चेन वाली जो फैटी एसिड होते हैं उनके सोखने में। और लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर, देखिए लैक्टिल्स के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि जो लैक्टिल्स होते हैं, एक लैक्टिल्स आर बेसिकली व्हाट, तो लिम्फेटिक सेल होती हैं, और जो छोटी आंत के जो विलय में है उसमें फैटी जो डाइट हम लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विद एनामल, यानी कि हमारे दांतों का कौन सा हिस्सा है जो कि कवर्ड होता है इनेमल से। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्राउन, ऑप्शन नंबर बी है आपका रूट, ऑप्शन नंबर सी है आपका डेंडाइन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने के लिए तो है नहीं, तो इसे आप फिलहाल स्किप करें। अगला क्वेश्चन है रैनिन इज एन एंजाइम विच, तो रैनिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, कन्वर्ट्स केसिन इनटू पैराकेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1, ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, ऑप्शन नंबर डी है स्टिमुलेट्स एंजियोटेंसिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसिन को ये पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है रैनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो इन निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका FSH, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन एक लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है जो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो लैक्टेशन है वो इसी हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का जो श्रवण है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो दूध का निकासन है वो करना है, निष्कासन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए FSH, तो FSH जो होता है ये आपका क्या है, अंड उत्सर्जन में भाग लेता है, यानी कि ओव्यूल के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगला देखिए प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये ल्यूटियल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये प्रसव के दौरान स्थित जो ग्रंथि और स्तन की वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है चारों में से जो कि बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका डी, और ऑप्शन नंबर डी है ई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये वाटर में सॉल्युबल होती है, ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकती, लेकिन ये मूत्र के साथ बाहर ज़रूर निकल जाती है, तो इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है, ये आपको जानना ज़रूरी था।
अगला प्रश्न देखिए, मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो ऑब्टेन इट फ्रॉम, यानी कि मैमल्स जो होते हैं वो पानी पीते हैं, इसके अलावा उनके शरीर में जो जल की मात्रा है वो कहाँ से आती है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटने से। ऑप्शन नंबर बी है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा के श्रवण से। ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैमल्स जो है पानी तो पीते ही हैं, इसके अलावा जो और पानी है उन्हें वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैंक्रियाज सीक्रेट्स, पैंक्रियाज जो है यानी कि अग्नाशय किसका श्रवण करता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पैंक्रियाजाइमिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका सोमेटोस्टैटिन फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैंक्रियाज जो है वो सोमेटोस्टैटिन का रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिएगा कि अग्नाशय में जो होता है अल्फ़ा बीटा और गामा 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा जो सेल्स होती हैं ये कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जिनमें अल्फ़ा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन का, और ऑप्शन देखिए अल्फ़ा जो सेल है वो ग्लूकेगॉन सेल ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है। ठीक है, एंजाइम को। ठीक है, दूसरा जबकि हार्मोन को, जबकि इंसुलिन को और इंसुलिन हार्मोन को श्रवण करने का काम करती है बीटा सेल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई इज फाउंड एट द एंड ऑफ वॉट, यानी कि स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई जो होता है किसके एंड पर मिलता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका बाइल डक्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्डियक स्टमक, ऑप्शन नंबर सी है आपका पायरोलिक स्टमक और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेक्यूलस रोडोडंटस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई के नाम से। ठीक है, तो स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई ये टर्म आपने कहाँ पे सुना है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिलहाल चलिए आंसर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि बाइल डक्ट। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि बाइल जो है ये लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो होता है सिस्टिक डक्ट का और हेपाटिक डक्ट का ये बाइल डक्ट से होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वाल्व होता है कॉमन वाल्व जो कि बाइल डक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई कहा जाता है। ठीक है, ये वही वाल्व है गॉल ब्लैडर के अंदर जो कि ज़्यादा सिक्रेशन ना हो जाए बाइल जूस का, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर ऑफ ओडियाई जो होता है ये एंड ऑफ बाइल डक्ट पे पाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है देखिए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द बॉडी इज, तो आपको बताना है कि इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका किडनी, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्प्लीन और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैंक्रियाज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकलता है यह आपका ऑप्शन, देखिए आपसे पूछ रहा है इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है आप सभी को पता है कि हमारे पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है इनकी यहीं से आपके इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, यानी कि रतौंधी जो होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है आपका विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है आपका विटामिन डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। ठीक है, अच्छा एक से ध्यान रखिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए जो है अगर प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो इससे रतौंधी हो सकती है। इसके अलावा देखिए विटामिन बी की जब बात की जा रही है तो इसकी कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से जिस रोग को कहा जाता है वो होता है रिकेट्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, लैक्टियल्स ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई रिसीव्स, यानी कि लैक्टियल्स जो होती हैं हमारे इंटेस्टाइन की ये क्या रिसीव करती हैं ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, यानी कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो लैक्टियल्स जो है देखिए, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हैं, उसमें उसमें एक छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। विलाई का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कहाँ पे होता है? लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टिनल विलाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ नहीं सकता, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेनिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइलिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइलिन। ठीक है, अब देखिए पेप्सिन जो होता है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव। देखिए सारे हार्मोन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पेन और पेपर है तो पेन और पेपर पे नोट करते जाइए, ठीक है। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। रैनिन जो होता है ये जी सेल्स के नाम से किडनी में सिक्रीट करती हैं। रैनिन जो होता है ये प्रोटियोलिटिक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है मिल्क की और मिल्क प्रोटीन्स की, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए, गॉबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, यानी कि गॉबलेट सेल्स जो है वो किसकी एक महत्वपूर्ण फीचर होते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इंटेस्टिनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी है परमानेंट एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग एंड प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन, ऑप्शन नंबर सी है आपका इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका एपिथेलियम ऑफ लोअर इंटेस्टाइन एंड अब्जॉर्ब फैटी एसिड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गॉबलेट सेल्स जो है इंटेस्टिनल एपिथेलियल्स और मैमल की म्यूकस जो होती है इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंटाइन ऑफ टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि जो हमारे टीथ के डेंटाइन होते हैं ये कहाँ से डेवलप करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एक्टोडर्म टू मीजोडर्म बोथ, ऑप्शन नंबर बी है मीजोडर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्टोडर्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंडोडर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीजोडर्म, ठीक है। अच्छा, डेंटाइन जो होता है वो मेन पार्ट होता है दांत का, जिससे डेंटाइन जो है वो टूथ की जो कैविटी होती है, पल्प कैविटी होती है, इसको कवर करने का काम करता है। दूसरी चीज़ कि डेंटाइन जो है वो एक डेंटाइन सिक्रीटिंग सेल जो है इसे ही ओडोंटोब्लास्टिक सेल कहा जाता है और ये हर दांत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ठीक है। कहाँ से डेवलप करता है? तो मीजोडर्म से डेवलप करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। उम्मीद है कि आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आप सभी को बस बहुत पसंद आई होगी। अगली जो सीरीज़ है हमारी उसमें हम लोअर बॉटनी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।